अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज इंतखाब है एक कालम का। कालम वसतुल्लाह ख़ान साहब का है और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर लिखा है। उससे पहले कुछ अर्ज़ करना भी ज़रूरी है। हर चंद के हमारे जो कमेंट्स करने वाले अहबाब हैं, उनमें से एक साहब ने कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू थी तो उसमें फरमाया कि आप इब्तदा में तमहीद पे वक्त ज़ाया ना किया करें, सीधा अपने मतलब की बात पे से शुरू कर दिया करें। खैर, हमने पढ़ा और फिर चुप करके उसको कहा कि हाँ ठीक है। अब ज़ाहिर है उसमें मुकालमा तो नहीं हो रहा होता, सिर्फ देखना होता है। एग्री करना या ना करना वो बात की बात है, वो उनकी राय थी सर आँखों पर, उनको हक भी है, वो आइंदा भी इस तरह की राय दे सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है वो ये है कि किसी एक लम्हे में आपको एक ख़ास नुक्ते से बात शुरू करना अच्छा लग सकता है, लग रहा होता है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी, इंसानी वजूद, मसलन आपको अगर किसी शख्स के चेहरे पे सिर्फ आंखें पसंद आ रही हैं तो आप आंखें निकाल के तो प्लेट में डाल के नहीं आपको दी जा सकती, आपको तो पूरा चेहरा ही देखना होगा। इसी तरह से अगर आपने जो गुफ्तगू सुननी होती है तो वो पिरो के की जाती है, उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उसका कुछ फिर एंड पे उसका ततीमा होता है, एक तमहीद होती है और उस तमहीद में बाज़ अल्फाज इंसान ने पहले से चुन के रखे होते हैं कि इसकी आगे जाके जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें इसकी ये यूटिलिटी होगी, इन लफ्ज़ों की, इन बातों की। फिर उसके अलावा भी एक माहौल होता है, यानी सारी गुफ्तगू का। आप अच्छा नावल जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि आपको हर सफ़े पे, हर दूसरी सतर में सदियों ज़िंदा रहने वाला जुमला मिले। वो तो बाज़ दफ़ा एक एक जुमला मिलता है आपको, 10-10, 20-20, बल्कि पूरे नावल में बाज़ दफ़ा 2-4 जुमले मिलते हैं। लेकिन वो आपने कहानी पिरोई होती है, उस कहानी में उन 5 जुमलों की खातिर आपने वो 150 सफ़ा लिखना होता है। लेकिन ये बहरहाल एक ऐसी गुफ्तगू है जिसको हम बहस का रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ एक इजहार वजूह या एक बताना ज़रूरी है। कालम तो ज़ाहिर है वसतुल्लाह खान साहब ने लिखा, वो छप गया, बीबीसी में भी छपा और हम सब में भी छप गया और अखबारों में भी छप गया, वो कहीं ना कहीं तो आ गया। लेकिन फिर उसी को उठा के दोबारा पेश करने की ज़रूरत क्या है? वो सिंपल ये रीज़न होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे ज़हनी तलाज़मे और ऐसे ख़याल की सतह पे, फ़िक्री सतह पे ऐसे मुकालमे चल रहे होते हैं जो एक जगह तो बयान हो जाते हैं लेकिन जगह जगह वो चल रहे होते हैं। मैंने ये जाना देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो वो मैचिंग पॉइंट्स हैं, मैचिंग थॉट्स हैं, एक दूसरे पे तदबीक होती हुई बातें हैं। फिर उन बातों से बाज़ दफ़ा आप नताइज अखज़ करने में आज़ाद होते हैं कि अच्छा इसका ये, इसमें ये इम्कान भी मौजूद है, ये भी है, बात इस तरफ भी जा सकती है और इस पहलू को भी देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ों से मिल के एक गुफ्तगू बनती है, इन सारी चीज़ों से मिल के एक फ़ज़ा बनती है। उस फ़ज़ा में आप अपनी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, या दूसरों की आपकी तरफ आ रही होती हैं तो आप उनको एवेलुएट करते हैं, उन पर बात करते हैं। आज उनका जो कालम है वसतुल्लाह खान साहब का, उसका उन्वान काफ़ी हस्बे हाल भी है और जो सूरत हालात चल रही है उसके मुताबिक भी है। लिखते हैं कि गद्दार होना अच्छी बात नहीं है। अब ये गद्दारी और कुफ्र, ये दो ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो जिस वक्त किसी फ़र्द या तबके के लिए जारी कर दिए जाएं, या वो किसी सियासी सेटअप के लिए, एक मज़हबी धड़ा जो है वो दूसरे मज़हबी धड़े के लिए, एक तरह के मज़हबी ख़यालात रखने वाला दूसरे मज़हबी ख़यालात रखने वाले के फ़र्द के लिए जब वो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देता है, बस ये तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, ये काफिर हो गया। ये एक पहलू हो गया सोसाइटी का। एक है गद्दार कि जनाब ये इन्होंने तो गद्दारी कर दी, ये तो गद्दार हैं। और फिर वो पलट के, क्योंकि ये आप देख लें दोनों चीज़ों में ये कॉमन है कि
किसी को काफिर जो है वो भी एक तरफ से नहीं कहा जा सकता। वो आप इनको कहते हैं, वो अगले आपको कहते हैं। बाज़ दफ़ा वो ना भी कहें तो वो उलट के आप पे आता है। गद्दारी भी यही है कि ये सारा बेसिकली ये रवैया क्या है, ये एक्सक्लूजनरी रवैया है। पिछले दिनों मुख्तार साहब आए थे ना, तो उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में एक्सक्लूजनरी रवैया, दूसरों को एक्सक्लूड करके, बस इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। सबको साथ लेके नहीं चलना, सबकी मौजूदगी एक जैसी नहीं लगनी आपको, और मुआशरा जो है उसकी तोड़ फोड़ या उसकी ईंटें खिसकने का जो अमल है वो इन्हीं दो चीज़ों से शुरू होता है। मज़हबी दुनिया में, या अगर किसी मुल्क में प्रीडोमिनेंटली मज़हबी ख़यालात और मज़हबी पन जो है वो ज़्यादा तारी हो, तो फिर वो ज़ोर देते हैं काफिर होने पे, काफिर करार देने पे, काफिर कहने पे, या इस तरह वाल चौकिंग पे कि जी वो भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर, फ़लाँ भी काफिर। जिस वक्त सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से सोसाइटी उस तरह की ईंटें खिसकनी शुरू होने लगती हैं, तो उस वक्त फिर उनके जो हक़ शहरियत है, जो उस मुल्क की ओनरशिप है, वो एट स्टेक होती है। उस पे जाके वार पड़ता है, उस पे तबर चलता है, और फिर ये गद्दारी का जो ढोल है वो बहुत बुलंद आहंग में पीटा जाना शुरू होता है। और रफ्ता रफ्ता पता चलता है कि जिस तरह 53 में आप सुन रहे थे ना कि जजों ने कहा कि अगर इनको ही मान ली जाए तो दूसरे आधे काफिर हैं, अगर इस हाफ की मान ली जाए तो उनकी फतवे के मुताबिक दूसरे बाकी मानदा जो हैं वो काफिर हैं, और अगर इन दोनों की ना मानी जाए तो फिर इन सारों के नज़दीक जज काफिर हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब गद्दारी यहाँ तक पहुँची कि जो जंगों में लड़ने वाले हैं, सरहदों का दिफा करने वाले हैं, वो सियासतदानों के नज़दीक गद्दार हो गए। उनको बताया जाता है बाकायदा, उनमें से चीज़ें उठा उठा के दिखाई जाती हैं कि फ़लाँ मौके पर, फ़लाँ मौके पर, और फिर वो हथियार डालते हुए की तस्वीरें जनरल न्याजी वाली जो हैं वो वायरल होती हैं। और दूसरी तरफ से वो साबिक प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो भी गद्दार, फिर वो दूसरे साबिक सदर रहने वाले भी गद्दार, फांसियाँ पाने वाले भी गद्दार, और मजहबी सियासत करने वाले भी गद्दार। यानी अब मुहिब वतन तो कोई भी नहीं बचा। तो शायद आप हमारे नाजरीन को याद होगा कि हम पिछले जो 100-150 प्रोग्राम हुए हैं, इसमें से कम हर 3-4 महीने बाद इसरार होता है हमारा किसी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान फॉर ऑल, और पाकिस्तान सबका होना चाहिए, सबका होगा तो पाकिस्तान या मुल्क होगा। मुल्क धड़ों के हो नहीं सकते। कुछ लोगों की नज़र में दूसरों को गद्दार करार देने से, उनकी शहरियत को मशकूक करार देने से वो बाकी मानदा जो हैं उनका भी कुछ नहीं बचता। वही कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये फ़ज़ा जब चल रही होती है तो उन दिनों जो जो कुछ लिखा जा रहा है वो बाज़ सूरतों में डॉक्यूमेंट करने के लिए, बाज़ सूरतों में इसलिए कि अच्छा जब जब ये बातें हुई थी तो हमने अपनी सी कोशिश तो करके देखी थी, बात वाज़े भी करने की कोशिश की थी। ये इन्होंने भी इसी तरह बताया है, और मुख्तलिफ मैं पेश करता हूँ कि जैसे जैसे कहते हैं, जब एक खुसूसी अदालत ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में सज़ाए साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को आइन से गद्दारी के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई, तो फ़ौज के महकमा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस रिलीज़ ट्वीट किया। खुसूसी अदालत के फ़ैसले ने मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों को इज़्तिराब और सदमे से दोचार कर दिया है। एक साबिक आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन और सदर पाकिस्तान, जिसने 40 बरस से ज़ायद मुल्क की खिदमत की और मुल्क की दिफा के लिए जंगें लड़ी, हरगिज़ गद्दार नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि खुसूसी अदालत की तश्कील के अमल, अपने दिफा के बुनियादी हक़, कानूनी कार्रवाई सिर्फ़ एक शख्स की ज़ात के ख़िलाफ़ मुर्तकिज़ करने और मुकदमे को उजलत में निपटाने के अमल में जायज़ कानूनी तरीक़ेकार को नज़रअंदाज किया गया है। अफवाज पाकिस्तान को तवक्को है
कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इंसाफ किया जाएगा। इस कोटेशन के बाद वसअतुल्लाह खान लिखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि एक रिटायर्ड शख्स के बारे में अदालती फ़ैसले पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से खुलकर तबसरा किया गया हो। हालांकि रिवायती तौर पर ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को रियासत की वजारत कानून या किसी मुतल्लिका ज़िम्मेदार आइनी ओहदेदार से की जाती है। अलबत्ता इस तबसरे से ये वाज़ेह हो गया कि किसी को अगर कोई अदालत भी गद्दार करार दे दे तो उसके साबिक इदारे या बही ख्वाहों को किस कदर सदमा होता है। अब ज़रा उन सियासतदानों या सिविलियंस के इज़्तिराब और दुख का अंदाज़ा लगाइए जिन्हें बग़ैर मुकदमा चलाए थोक के भाव गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं। रातों रात शाहराहों पर उनकी गद्दारी के बैनर लग जाते हैं। सोशल मीडिया के आसमान पर उनकी गद्दारी ट्रोल की शक्ल में छा जाती है। गैर मारूफ लोगों की जानिब से उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो जाते हैं। इन गद्दारों को ये सहूलत भी हासिल नहीं होती कि कोई इदारा उनके पीछे खड़ा हो और फिर ये मुहिम अचानक एक दिन साबुन के झाग की तरह बैठ जाती है और हुजूम किसी नए गद्दार के ताक़ुब में रवाना कर दिया जाता है। वक्त के साथ साथ ये मुहिम थमने की बजाय और पस्त होती जा रही है। जब से हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे शुरू किए हैं, वज़ीर आज़म से लेकर उनके नायब कासिद तक सबको पाकिस्तानी हिज़्ब इख्तिलाफ़ इंडिया और इसराइल की एजेंट नज़र आ रही है। किसी को याद नहीं कि कल तक यही इंडियन और इसराइली एजेंट इस मुल्क पर मुंतखब नुमाइंदों की सूरत में हुकूमत कर रहे थे और इनमें से बहुत से एजेंट इस वक्त भी रुकने पार्लिमान हैं और कल कलां जब इंतखाबात होंगे तो इनमें से ही कई गद्दार दोबारा मुंतखब होकर इसी पाकिस्तान के आइन के तहत हलफ उठा रहे होंगे। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान ईवान में होने वाली तकारीर को किसी दूसरे फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ स्पीकर या सेनेट चेयरमैन फैसला दे सकता है, मगर अब ये तमीज़ भी ख़त्म होकर रह गई है। रुकन कौमी असम्बली और साबिक स्पीकर अयाज सादिक की अभिनंदाना तकरीर के ख़िलाफ़ गैर मारूफ लोग थानों में दरख्वास्तें दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ नामालूम मुहिबान पाकिस्तान की जानिब से मीर जाफ़र और मीर सादक के बैनर्स नमूदार हो गए हैं। इसी पार्लिमान में एक वज़ीर पुलवामा में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाई की ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा है और फिर इसे ज़ुबान की फिसलन कहकर इंडियन मीडिया पर भी बरस रहा है। अयाज सादिक भी इंडियन मीडिया को बयान मसख करने का इल्ज़ाम दे रहे हैं। इंडियन मीडिया पर गुस्सा ऐसे ही है जैसे चर्चिल जर्मनी से शिकवा करे कि नाज़ी मीडिया उसकी तकारीर को मसख करके पेश कर रहा है, या बिल्ली से ये शिकायत की जाए कि उसने परात में पड़ा दूध बिला इजाज़त कैसे पी लिया। शायद इतना काफ़ी नहीं था, लिहाजा ISPR ने भी पार्लिमानी तकरीर पर यह तबसरा करना ज़रूरी समझा कि इंडियन पायलट अभिनंदन की रिहाई की बाबत जो बयान दिया गया है वो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ़ है। यकीनन किसी ज़िम्मेदार शख्सियत की जानिब से कौमी सलामती से मुतल्लिक़ तारीख़ी हक़ाइक़ मसख़ करना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल है। मुस्तक़बिल में ऐसी किसी हरकत को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो जंगें और वाक़यात मसलन 48 की जंग, 65 और 71 की जंग, अफ़गानिस्तान, कारगिल, एबटाबाद और 4 मार्शल लॉ अब तारीख़ का हिस्सा हैं, इनके आर्काइव्स खोल दिए जाएं ताकि कौमी सलामती से मुताल्लिक़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और आइंदा किसी भी हमाशुमा को तारीख़ मसख़ करने की ज़रूरत ना हो। आखिर में मैशर बदायूनी का शेर दर्ज है कि दियों को खुद बुझा कर रख दिया है और इल्ज़ाम अब हवा पर रख दिया है। यहाँ इनका मज़मून कालम ख़त्म होता है और अब थोड़ी सी बात मज़ीद वक्त है तो गोश गुजार की जा सकती है।
इन्होंने काफ़ी तफसीली लिस्ट गिनवाई है कि ये कुछ होता रहा पहले, उसके ऊपर तारीख़ के हक़ाइक़ जो हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया हुआ अभी तक। फिर इसी तरह से और भी इतने तारीख़ी माखज़ हैं जिनको अब स्टेप बाय स्टेप हटाया जा रहा है, और आपके सामने ऐसा सिलेबस का सिस्टम घड़ के लाया जा रहा है जिनको एक मखसूस नुक्ता नज़र की आशीर्वाद और अप्रूवल के साथ जहनों में इंजेक्ट करके एक ख़ास तरह की जहन साजी की जा रही है। बाकी मुल्कों में इस तरह आपके पैरेलल या आपके साथ साथ जो दूसरी दुनिया में चल रहे हैं सारे सिस्टम, उसमें इस तरह नहीं हो रहा। स्विट्ज़रलैंड में हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे आर्काइव्स थे कि जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के ऊपर, बल्कि उन पर शायद फिल्म भी बन चुकी है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं। उनके तलबा आज़ाद हैं, उनकी तहकीक का निज़ाम आज़ाद है, उनके स्कॉलर्स आज़ाद हैं। लेकिन हुआ क्या है कि अब यानी अब वसअतुल्लाह खान हो या और कोई गैर जानबदार तरीके से बात करने वाला जो हुकूमती वज़ीर और साबिक अपोजिशन के साबिक स्पीकर, उनको एक ही जगह पे तोल के रखे कि देख लें दोनों ही एक जैसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन नतीजा जाहिर है कि कुड़ने की सूरत में निकल रहा है। इस वक्त नतीजा इस तरह नहीं हो रहा कि फ़लाँ ने ये तकरीर की थी तो उसका ये इम्पेक्ट आया है, फवाद चौधरी ने ये बातें की थी तो उनका ये रिज़ल्ट आया है, ISPR के DG ये बयानात देते हैं, इस तरह की वजाहतें कर रहे हैं तो उससे ये नुकसान पहुंच रहा है। और मरीम नवाज़ और बिलावल और फजल रहमान जो हैं वो अपनी जो डुगडुगी आजकल लेकर निकले हुए हैं, उसके नतीजे में कौन सी जमहूरियत ने परवान चढ़ना है और किस तरह के आइन की बालादस्ती होनी है। जो अमरे वाक़या है वो तो ये है कि इस वक्त आइन खुद जिसकी बालादस्ती के लिए ये निकले हुए हैं, जमहूरियत तो पहले ही सारे जानते हैं ना कि जमहूरियत तो सिर्फ नाम लिया जाता है, जमहूरियत है कहाँ पे। आधी जमहूरियत का तो धड़ इसलिए कट चुका कि आप कहते हैं कि वो कंट्रोल्ड सी डेमोक्रेसी दी जाती है और असल जो है वो फौजी कर रही होती है जो कर रही होती है। और फिर उसमें से भी आप कहते हैं कि जी वो 40 साल तो मार्शल लॉ की नज़र हो गए, 35 साल सिर्फ, या 35 साल मार्शल लॉ लगा तो थोड़ा सा वक्त इनको मिला, वो भी बारियां ले लेके। लेकिन जो कौमी फाइबर बनाने के लिए या इंसानों को कौमियत उनके अंदर इस तरह जागुज़ी करना कि वो एक यकसुई के साथ और एक यकसानियत के साथ किसी कौमी गोल और मकसद को अचीव करने के लिए चल पड़े, अपनी खामियों के ऊपर नज़र करके उनको सालाना या 5 साल या 10 साल के बुनियाद पर दूर कर रहे हों और आइंदा के ज़माने में अपने आप को देख रहे हों कि हम हैं, उस तरह का काम तो कभी ना हुआ ना होता नज़र आ रहा है। जैसे पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में भी मैंने अर्ज़ किया था कि भाई ये तो आप बार बार कह रहे हैं कि जी हमने ये चीज़ भी वापस लानी है, हमने ये हालात भी ठीक करने हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस डेवलपमेंट सेक्टर के चेंज के, सोशल चेंज के, पॉलिटिकल चेंज के इशारिये और इंडिकेटर्स होते हैं। अगर वो इंडिकेटर्स और वो इशारिये काम ना कर रहे हों और वो पता ना चल रहा हो कि ये तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे इंसाफ के लिए कहा जाता है ना कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए सोसाइटी में, इसी तरह से जो कौम की तरक्की या कौमी सोच है वो आपके रोज़मर्रा नशिस्तो बर्खास्त से पता चलना चाहिए। फिर आपकी पॉलिसी साजी बताती है कि आप एज ए कौम आगे जा रहे हैं या आप मफाद परस्त एडाकिस्ट का टोलों के तौर पर तारीख़ में आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। जब इन सारी चीज़ों में आपके सपोर्ट के ऊपर और आपके मौक़िफ़ की तायीद करने के लिए कोई सा इंडिकेटर और कोई सा इशारिया भी नहीं है, आ जाके मारे बांधे की आपको यकजहती नसीब है, मारे बांधे की आपकी नज़रियाती सरहदें में इंटैक्ट हैं, और मारे बांधे की आपकी जोग्राफियाई सरहदें हैं।
उनको सिर्फ सच के ज़रिए और सच्चे तज्ज़िये के ज़रिए और सच्ची तारीख़ के ज़रिए, इंक्लूसिव अप्रोच। आपने पहले मजहबी तौर पर एक्सक्लूजन का तजर्बा किया और करते चले गए। अब जबकि सोशल फाइबर का के पल्ले कुछ भी नहीं बचा और आपके पास प्रैक्टिकली कोई भी मुसलमान नहीं बचा, अगर आपके फतवों पे जाया जाए तो कोई मुसलमान नहीं बचा वहाँ पे। इसी तरह आपके अब फतवों पे जाया जाए, सियासी फतवों पे, मजहबी फतवों की रूह से मुसलमान कोई नहीं बचा और सियासी फतवों और सियासी धड़ेबंदियों और सियासी किरदार कुशियों के लिहाज से मुहिब वतन भी कोई नहीं बचा। इससे वापसी झूठ के ज़रिए नहीं होगी। मीर क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। आपको इसी जहर ने तो अब तक सारे कौमी और मुल्की वजूद का में के अंदर जो झूठ का कैंसर फैला है, जो बदनीति और मुनाफकत ने डेरे डाले हैं और कॉलोनियाँ बनाई हैं आपके कौमी वजूद के अंदर, उनको अब आप लेपा पोती से तो ठीक नहीं कर सकते और मज़ीद झूठ के ज़रिए भी उनको ठीक नहीं कर सकते। अब आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, तो सबको लेके सबके लिए इंक्लूसिव होना पड़ेगा। अगर हुब्बुल वतनी की तरफ गद्दारी को माइनस करना है तो सारों को कहना है कि यार मुल्क तो अड्डा ही किसी और दा नहीं। लेकिन वो फिर इस तरह थोड़ी हो सकता है कि आपने जैसे कुछ दिनों के लिए वो तालिबान जो थे वो कोई 10 साल जो थे वो बैड बॉयज़ रहे, फिर वो अच्छे बच्चे बना लिए आपने। ये तमाशबीनी और ये एडहाक तजर्बे जो आपकी अथॉरिटी और प्रेरोगेटिव्स को प्रोलॉन्ग कर रही हैं, इनके ज़रिए अब आपका प्रोलॉन्ग होने वाला जो खेल था अब वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा हुआ है। क्यों कि अब आपको मुंह फाड़ के मईशत की थ्रेट नज़र आ रही है। अब मुआशी जो बहरान है और आगे फिर मार्केट में चीज़ों की अदम दस्तयाबी और उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं, फिर आपने लाइफस्टाइल वो पब्लिक का इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ। क्राइसिस के अंदर पब्लिक किस तरह एक इज्तमाई बहरान को और एक इज्तमाई इब्तला को इनफरादी तौर पर जब लोग फेस करने के काबिल होते हैं तो कौमी तौर पर आप उससे निपट सकते हैं। कोई तरबियत नहीं है उसके लिए, कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसके हाथ जो लगा वो लेके भागा। और यही वो साइकी है जो आपको अंदर से तोड़ती है, अंदर से कमज़ोर करके मारती है। और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दुनिया आपके ऊपर नज़रें जमाए आपकी हालत को देख रही है। आप जिसका रोज़ नाम ले ले के जो इंडिया जो मीडिया अब ये कर रहा है, इंडिया हमारे साथ बारे में ये सोच रहा है, आप अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं? ये है असल सवाल। इंडिया तो आपके लिए ऐसे ही सोचेगा। मतलब एक बंदे को आप पिछले 70 साल से अपना दुश्मन कह रहे हैं, एक मुल्क को, आप उससे ये तवक्को क्यों रखते हैं कि आपके जो कमज़ोर पहलू सामने आएंगे तो वो फिर आपके लिए वो सतारियाँ करने और पर्दापोशियाँ करने के लिए चल पड़ेगा? क्यों करेगा वो? आपको अपनी सत्तारी, आपको अपनी पर्दापोशी और अपने मसाइल का हल आपको करना है। इंडिया आपके साथ इतना मुखलिस क्यों हो? वजह क्या? या तो ये हो ना कि आपने पिछले 70 साल जो है वो ये समझाया हो अपनी पब्लिक को कि जनाब वो हमारे हमसाए हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाए के बड़े हुकूक कायम किए हैं। जब ये चीज़ें हैं तो अब उनके जब आपके बयानात कच्ची और फुसफुसी बालें आप फेंकेंगे तो वो 2 कदम आगे आके हिट लगाएंगे। वो उनको आप इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? इसलिए अब आपका इलाज इंक्लूसिव रवैयों में है, प्लूरलिज्म में है, सबको लेके चलने में है और पाकिस्तान सारों के लिए हो। इस्लाम के ऊपर आपका वैसे ही इजारा नहीं था। वो आप इस्लाम के जो फतवाबाजी का जो रुझान था वो बेसिकली आप शरीयत इस्लामिया के उन
डोमेन्स में घुसपैठियों की हैसियत से आपका सियासतदान और आपका मुल्ला घुसा था, जिसमें जाने का उसको हक ही कोई नहीं था। उसकी सज़ा आपको मिली है, आपको आपका सारा सोशल फाइबर डैमेज हुआ, और उसके बाद आप नज़रियाती और जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ और सरहदों के मुहाफ़िज़ बन के उतरे, और हम एक कौम हैं, और फिर आप लोगों को हमजा शहबाज ने पता नहीं कितने कितने 100 मीटर के झंडे बनाए। आप ऊपर से तारीफ किया हुआ तसव्वुर कौमियत और वतनीयत जो है वो नाफिज कर रहे थे। जिस तरह से आप अपनी आदतें चेंज किए बगैर, हस्ती बारी ताला की तफहीम के बगैर, रिसालत की अंडरस्टैंडिंग और इरफान के बगैर आप इस्लाम नाफिज कर रहे थे, इसी तरह से कौमें बनाने के शऊर, मुल्कों के साथ अमली इखलास और ज़हनी दयानत के साथ तारीख़ की तहकीक और मुस्तक़बिल का इदराक, इनके बगैर आप वतनीयत परस्ती की अफीम खिला रहे थे। अब जैसे मैंने पिछले एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था कि आपने जो सियासी क्लोनिंग करके तो वो एक मखलूक पैदा की है, लीडरशिप तो ये है ही नहीं। वो उनमें अब शऊर इतना ही होगा ना कि चेहरे उनके लाल हो जाते हैं, मुंह से झाग उड़ने लगती है, और उनको ये पता ही नहीं चलता फजल रहमान जैसों को, वो यूँ इशारे कर कर के अपने शलवार कमीज़ के ऊपर उसने स्टार ख्याली बनाए हुए होते हैं। और स्पीकर्स हैं तो जनाब स्पीकर के साथ पिछले स्पीकर का आपने तकरीर का सुन लिया कि वो गद्दार है, मौजूदा स्पीकर का घिराव करके वहाँ पे क्या गंद पड़ रहा होता है वो आप वैसे देख रहे होते हैं असेंबली की कार्रवाई में। क्योंकि झूठ तो फिर झूठ है। अब आप उस काउंटर प्रोडक्टिव और बाइट बैक और फाइट बैक के फिनोमिना से झूठ के ज़रिए नहीं निकल सकते, बदनीति के ज़रिए नहीं निकल सकते, एडाकिज़म के ज़रिए नहीं निकल सकते। वसअतुल्लाह खान साहब जैसे जो हैं वो हर तरफ की ऐसे लिस्ट बना बना के आपको दिखा रहे हैं, और हम जैसे जो नफितुल लहजे में बात करना नहीं जानते, जो आती है फिर वो कहने मतलब वरना बात करने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये दोनों तरफ से हम बता तो रहे हैं, लेकिन आपने जब तक वापसी का रास्ता नहीं सोचना, अब लगे रहें, क्योंकि अब हमें तो अब हैरत भी नहीं होती कि फ़लाँ भी गद्दार हो गया। चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। या फिर पाकिस्तान को सबका मुल्क समझें और सबको लेके चलने वाली सोच डेवलप करें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।